अस्सलाम वालेकुम। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशंस, यानी पहले मेथड हमने कौन कौन से पढ़े हैं। पहले हमने फ़िज़िकल दो तरह के मेथड पढ़े हैं जिसके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ को स्टेलाइज़ कर सकते हैं। पहला मेथड जो हमने पढ़ा वो था ड्राई हीट मेथड। फिर हमने उसके मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े। उसके बाद सेकंड मेथड जो हमने पढ़ा वो था आपका मॉइस्ट हीट मेथड। उसके अंदर भी हमने ऑटोक्लेव और बैक्टीरियासाइड और वो टिंडलाइजेशन का मेथड जो है उसके अंदर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आपका फ़िज़िकल मेथड आता है वो आता है स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशंस। रेडिएशंस यानी शुआओं के ज़रिए से भी आप बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को या वायरसेस को या बैक्टीरिया को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मेथड है। इस तरह की स्टेरिलाइजेशन को आप कहते हैं कूल स्टेरिलाइजेशन। कूल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी किस्म की हीट इस्तेमाल नहीं हो रही। जैसे कि ड्राई हीट के अंदर भी हीट इस्तेमाल हो रही थी, मॉइस्ट हीट के अंदर भी आप हीट का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि उन दोनों को आप हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड कहते हैं। जबकि आपका जो रेडिएशन के ज़रिए से जब आप किसी भी चीज़ को साफ़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक करते हैं, तो उस मेथड को आप कूल्ड स्टेरिलाइजेशन का मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर किसी भी किस्म की हीट जनरेट नहीं होती। और ये बड़ा इफ़ेक्टिव मेथड है, लेकिन ये बहुत हाई लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। छोटी लैब्स या जो आपकी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे ये मेथड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रेडिएशंस को कंट्रोल करना, रेडिएशंस के साथ डील करना किसी भी लेमैन का काम नहीं है। उसके लिए आपको प्रॉपर रेडिएशंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपकी प्रॉपर रेडिएशंस के मुतालिक आपकी जो है वो स्टडी होनी चाहिए। आपको रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए, तभी आप रेडिएशंस को डील कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप रेडिएशंस को डील नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि रेडिएशंस आपने कितने टाइम के लिए इस्तेमाल करनी है, रेडिएशंस आपने कौन कौन से इस्तेमाल करनी है, कौन सी रेडिएशंस आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और आपने रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हुए क्या क्या प्रिकॉशंस करनी है। सो ये वाला जो मेथड है वो किसी भी स्केल पर, आपके फार्मडी लेवल पर या आपके फार्मेसी टेक्नीशियन लेवल पर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होता। ये जो मेथड है वो पीएचडी लेवल के लिए जो है या पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टेलाइजेशन बाय रेडिएशन इज़ आल्सो नोन एज द कूल्ड स्टेलाइजेशन। जब आप रेडिएशन के ज़रिए से किसी भी चीज़ को स्टेलाइज करते हैं तो उस मेथड को आप कहते हैं कूल्ड स्टेलाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर कोई हीट जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही। The microorganisms are very susceptible to lethal effects of radiations. Microorganisms पे radiations का बहुत strong effect होता है, और radiations जो हैं उनमें बहुत अच्छी property होती है, एक अच्छी सलाहियत होती है कि वो हर तरह के microorganism को ख़त्म करने की सलाहियत रखती हैं। अब मुख्तलिफ़ किस्म की radiations हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ये radiations बेसिकली करती क्या हैं, किस मैकेनिज़्म के ऊपर बेस करती हैं, वो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले by radiations alteration of chemicals take place present in the microorganisms with the formation of new compound which destroy the microbes. जब आप रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं तो रेडिएशंस जाके क्या करती हैं, रेडिएशंस जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो भी केमिकल्स हैं, उनके प्रोटीन्स हैं, उनके एंजाइम्स हैं, उसको डीनेचराइज करती हैं और उनके स्ट्रक्चर को तबाह कर देती हैं। जब किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है तो वो काम करने की सलाहियत नहीं रखता। यही चीज़ जो है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ होती है कि जब आप रेडिएशंस इस्तेमाल करते हैं तो ये रेडिएशंस जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को, जो कि उनकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, उसको ख़राब कर देती हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रॉपर काम नहीं करते और वो आपको नुकसान या आपके प्रोडक्ट को नुकसान पहुँचाने की सलाहियत खो बैठते हैं। अब रेडिएशंस इस्तेमाल करने के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है रेडिएशन को इस्तेमाल करने का वो ये है कि यूज़ इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड पेरेंट्रल्स कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स। आप रेडिएशन के ज़रिए से जो किसी भी चीज़ को जब आप स्टेलाइज़ करते हैं तो उसके ज़रिए से आप किसी भी फूड को भी स्टेलाइज़ कर सकते हैं। और पेरेंट्रल्स क्या होते हैं? पेरेंट्रल्स आपकी ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिसको आपने बॉडी के अंदर इंजेक्शंस की फॉर्म में लगाना होता है। यानी कोई भी चीज़ जो कि आप ब्लड के अंदर एंटर कर रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड पेरेंट्रल्स। जैसे कि आप चाहे आप इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाएं जिसको आप आईवी इंजेक्शंस कहते हैं, चाहे आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगाएं जिसको आप आईएम इंजेक्शंस कहते हैं, या आप सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाएं जिसको आप स्किन के अंदर लगाते हैं, या आप इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाएं जो कि स्किन के ऊपर वाली लेयर के ऊपर लगाया जाता है, या आप इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शंस लगाएं, वो इंजेक्शन जो कि आप पेट के अंदर, जैसे कि आप इंसुलिन लगाते हैं, उस टाइप के जो भी इंजेक्शंस आप लगाते हैं, उन तमाम चीज़ों को स्टेलाइज़ करने के लिए आप रेडिएशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ आपके ब्लड के अंदर जानी है उसमें किसी भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या उसके स्पोर्स या प्रायोन्स का मौजूद होना इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। वो चीज़ आपकी 100% स्टेलाइज होनी चाहिए।
क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को ब्लड के अंदर एंटर करेंगे तो रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है। इसलिए जितने भी पेरेंटर्स आप इस्तेमाल करेंगे, जो चीज़ आपने इंजेक्शन की सूरत में इस्तेमाल करनी है, जिस दवाई ने आपकी रगों के अंदर जाना है, आपके ब्लड के अंदर जाना है, वो 100% स्टेलाइज होनी चाहिए। और उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो होता है रेडिएशंस का तरीका। ऑल्दो इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसको हैंडल करना मुश्किल होता है, रेडिएशंस की कॉस्ट ज़्यादा आपको पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद पेरेंटर्स या इंजेक्शन जो होते हैं वो आपके इसलिए भी एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि उसको इंतहाई केयरफुल और इंतहाई महंगे तरीके से जो है वो स्टेलाइज़ किया जाता है ताकि उसमें किसी भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो। दिस इज़ यूज़ फॉर द स्टेलाइजेशन ऑफ सम बैक्टीरिया एंड वायरल वैक्सीन्स। अब आपकी वैक्सीन्स बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि आप ओरल लेते हैं, और बहुत सारी वैक्सीन्स आपकी ऐसी होती हैं जो कि आपने इंजेक्शंस की फॉर्म में लेनी होती हैं। दोनों टाइप्स की वैक्सीन्स में क्योंकि आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही इस्तेमाल किया हुआ होता है, इसलिए वैक्सीन्स जो हैं वो बहुत केयरफुली स्टेलाइज़ करनी चाहिए, और इसको आपने स्टेलाइज़ करना होता है रेडिएशंस के ज़रिए से। नो एसेप्टिक हैंडलिंग इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज स्टेलाइजेशन कैन बी डन आफ्टर पैकेजिंग। इस मेथड में आपको किसी किस्म की जो एसेप्टिक हैंडलिंग होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप प्रोडक्ट को, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट को रेडिएशन अप्लाई करें। यानी आपने वैक्सीन बनानी है तो आप रॉ फॉर्म में भी उसके ऊपर रेडिएशन अप्लाई करें, फिर जब वो बन जाए उसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स डालें और हर केमिकल पे आप रेडिएशन अप्लाई करें, फिर जब वो एक मुकम्मल प्रोडक्ट बन जाए उसके ऊपर फिर आप रेडिएशन अप्लाई करें, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। जब आपने रेडिएशंस के ज़रिए से किसी भी चीज़ को स्टेलाइज़ करना है तो पहले आप अपना प्रोडक्ट कम्प्लीटली एक दफ़ा असेंबल कर लें, उसको एक दफ़ा आप बना लें। बनाने के बाद आप उसकी पैकेजिंग भी कर लें, यानी आप उसको कंटेनर में रख लें, उस पर क्लोजर भी अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद जिस पैकेजेस के अंदर आपने उसको रखना है, चाहे आपने उसको प्लास्टिक की पैकेजिंग के अंदर रखना है, चाहे आपने उसको जो है वो गत्ते की पैकेजिंग के अंदर रखना है, आप उसको प्रॉपर पैकेजिंग कर लें, और पैकेजिंग करने के बाद आप उस पर रेडिएशन अप्लाई करें। रेडिएशंस का आपको पता है कि रेडिएशंस की जो पेनिट्रेशन पावर होती है, किसी भी चीज़ के अंदर एंटर होने की जो सलाहियत होती है रेडिएशंस की, वो सबसे ज़्यादा होती है और टाइम भी कम लगता है। तो जब आप उसकी प्रॉपर पैकेजिंग भी कर लेंगे और आप उसके ऊपर रेडिएशंस अप्लाई करेंगे तो रेडिएशंस जो हैं वो इंतहाई आसानी के साथ उस पैकेजिंग के अंदर से, उस कंटेनर के अंदर से जो है वो पास हो जाएंगी, और आपका प्रोडक्ट जो है वो 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो जाएगा, और आप उसको किसी भी फॉर्म में पेरेंटल्स की शक्ल में आप बॉडी के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान होता है रेडिएशंस इस्तेमाल करने का वो ये होता है कि आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि रेडिएशंस इंतहाई एक्सपेंसिव हैं। उसको हैंडल करने के लिए आपको बाकायदा एक आपके पास ऐसी लैब होनी चाहिए जो कि रेडिएशंस, स्पेसिफ़िकली रेडिएशंस के लिए होती है। तो उस लैब के अपने अखराजात होते हैं, रेडिएशंस इट्सेल्फ बहुत महंगी होती हैं, फिर जिस जिस शख्स ने रेडिएशंस के साथ ट्रीट करना है उसके भी चार्जेस होते हैं, क्योंकि वो रेडियोलॉजिस्ट होता है, उसकी भी फ़ीस होती है। लिहाजा रेडिएशंस के ज़रिए से आप जब किसी भी चीज़ को स्टेलाइज़ करते हैं तो उस चीज़ की कॉस्ट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका डिसएडवांटेज है वो है कि हाई कॉस्ट, आपको लागत बहुत ज़्यादा पड़ती है। दूसरा, रेडिएशंस आर हार्मफुल द पर्सन ऑपरेटिंग। जो शख्स रेडिएशंस के ज़रिए से आपके प्रोडक्ट को साफ़ कर रहा है, ये रेडिएशंस उस शख्स की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, क्योंकि अगर उसने थोड़ी सी भी गलती की तो उसकी जान को जो है वो ख़तरा हो सकता है, उसके बॉडी के किसी भी ऑर्गन को ख़तरा हो सकता है। लिहाजा इंतहाई केयरफुली आपने इसको जो है वो ट्रीट करना होता है। रेडिएशंस में लीड टू द चेंज इन कलर, टेक्सचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। रेडिएशंस अगर आपने थोड़ी सी भी ज़्यादा ऐड कर दी है, या आपने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया है, या आपने थोड़ी सी भी गलती की है, तो उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट होता है उसका कलर भी चेंज हो सकता है। उसका टेक्सचर का मतलब है कि वो पहले पाउडर फॉर्म में आपका प्रोडक्ट था, जब आपने रेडिएशंस अप्लाई की तो वो पाउडर का कलर चेंज हो सकता है। पाउडर जो है वो थोड़े से ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में आ सकता है, थोड़ा सा सॉलिड हो सकता है, और साथ साथ एंड सॉलिबिलिटी। अगर आपने इंजेक्शंस लगाए हैं, इंजेक्शंस को आप स्टेलाइज़ कर रहे हैं, तो उनकी हल पजीरी या उसकी सॉल्युबल होने की सलाहियत किसी भी लिक्विड के अंदर वो तब्दील हो सकती है। लिहाजा जब भी आप रेडिएशंस का इस्तेमाल करें तो आपने इंतहाई केयरफुली और प्रॉपर टेक्निक के ज़रिए से, प्रॉपर जो प्रिकॉशंस होती हैं उसको फॉलो करते हुए आप रेडिएशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके पास 3 टाइप्स की रेडिएशंस आती हैं, बल्कि
आई थिंक एक्स रेज, गामा रेज एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है जी। आपके पास जो रेडिएशंस आती हैं वो 4 टाइप्स की आती हैं। पहली रेडिएशंस आपके पास आती हैं गामा रेज, दूसरी रेडिएशंस आपके पास आती हैं इलेक्ट्रॉन बीम, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और तीसरी टाइप की जो रेडिएशंस आती हैं वो आपके पास एक्स रेज आती हैं। और जो चौथी टाइप की रेडिएशंस आती हैं वो आपके पास यूवी रेज आती हैं, जिसको आप अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ये वही रेडिएशंस होती हैं जो कि आपको सूरज से भी मिलती हैं, लेकिन वो कम मिकदार में होती हैं, उनकी सलाहियत कम होती है। जबकि जब आप उसको किसी भी चीज़ के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो आप हाई रेडिएशंस जो है, या आप ज़्यादा मिकदार के अंदर रेडिएशंस जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। अब जो इस पूरे टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ है जो कि मैंने आपको रेड पॉइंट्स के साथ जो है वो मेंशन की हुई है कि तमाम रेडिएशंस में से सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो किस रेडिएशन की होती है। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर जो है वो गामा रेडिएशंस की होती है, कि गामा रेडिएशन जो है वो बॉडी में या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जल्दी जो है वो पेनिट्रेट कर सकती हैं और थोड़े से टाइम के अंदर किसी भी चीज़ को स्टेलाइज कर सकती हैं। सेकंड नंबर पे जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो आपकी एक्स रेज़ की पावर होती है, यानी एक्स रेज़ जो कि आप चेस्ट का जब आप कोई एक्सरे कराते हैं तो वो उसमें आपको एक्स रेज़ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। एक्स रेज़ की भी पेनिट्रेशन पावर अच्छी होती है, गामा रेडिएशंस की निस्बत कम होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम की निस्बत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन बीम क्या है? बीम मीन एक लाइंस में जब आप इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ के ऊपर फेंकते हैं, उसकी चीज़ के ऊपर एंटर कराते हैं तो उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन बीम। सो इलेक्ट्रॉन बीम की पेनिट्रेशन पावर जो है वो गामा और एक्स रेज़ की निस्बत कम होती है, और सबसे कम जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की होती है। लिहाजा जिस चीज़ में अगर कोई अच्छी कंपनी है, अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी है, तो वो डेफिनेटली गामा रेज़ के ज़रिए